हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के बोर्ड के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्टिव। और ये ऐसे ऐसे सवाल कलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ पे धारा वैद्युत की है, यानी विद्युत धारा से रिलेटेड बात करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है, क्योंकि हर एक पदार्थ क्या है? बना हुआ एटम से। लेकिन उसमें करंट की जब बात आती है तो पदार्थ की जो बंटवारा होती है वो तीन तरह से हो जाती है। एक कंडक्टर जिसको चालक बोलते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जब उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो। दूसरा होता है नॉन कंडक्टर, जिसको बैड कंडक्टर, जिसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, मतलब कुचालक बोलते हैं। यदि उसको सेल से जोड़ दोगे या तो उसके छोरों के बीच वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, जिसको अर्धचालक बोलते हैं। वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब कुचालक की तरह बिहेव करता है। और यदि टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो जो है से कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो चालक बन जाता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बातें। इलेक्ट्रॉन देखिए एटम में किस तरीके से यहां पर रिवॉल्व करता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करता है देख लिए। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें एटम में तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर, ये देखिए ये क्या है? एटम है, सॉरी पूरा एटम है। और इसमें ये न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, और ये जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना करके घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसमें। यदि मैं इलेक्ट्रॉन लूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी चार्ज होती है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं यहां पर इसकी, ठीक है, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसकी चार्ज प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का अमाउंट सेम होता है, बट एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी चार्ज 0 होती है, क्योंकि यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ये तो देख लें, ये हुआ एटम से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें मैं बात करूं आगे। अब देखिए आता है कि यदि जो है से कंडक्टर को रखे हुए हैं और उसके छोरों के बीच वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होती है? देखिए यहां पर देख रहे हैं अभी, ये देखिए अभी क्या है? स्विच ओपन है, यहां पे ओपन है, मतलब अभी वोल्टेज, ये चालक तार है, जिस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अभी स्विच को ओपन रखते हैं। तो ओपन रखते हैं तो किस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन करते रहता है। सो देखिए इलेक्ट्रॉन अभी देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है, बस जिगजैग पाथ पे यहीं पे क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। यानी ये जो है हीट के कारण, ठीक है, टेम्परेचर के कारण इसकी जो मोशन हो रही है, जिगजैग पाथ पे होते रहता है, अंदर में कोलाइड करते रहता है जिगजैग पाथ पे। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी किस रेंज का होता है? यानी उष्मीय चाल बोलते हैं इसको, तापीय चाल बोलते हैं, जो किस रेंज में होता है? तो यहां पर इसकी जो रेंज होती है, इसको मैं लिख दूं यहां पे
10⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। 10⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे सिचुएशन ये है कि यदि यहां पर ये जो स्विच देख रहे हैं, इस स्विच को यदि क्लोज कर दिया जाए, देखिए अब यहां पे क्लोज हो गया, देखिए सब इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, ठीक है, फ्लो करने लगा। मतलब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो सेल है, इस सेल की बात करें तो ये देखिए नेगेटिव है और इधर देख रहे हैं पॉजिटिव है। तो इधर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इधर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस कंडक्टर वायर के छोरों के बीच वोल्टेज अप्लाई किया गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई हुई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस के तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग पाथ पे टकरा टकरा के घूम रहा था, उस पर एक डायरेक्शन में अब फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र इधर अप्लाई किया गया तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग पाथ पे घूम रहा था वो सब एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो एक डायरेक्शन में जब जाना शुरू कर दिया, देखिए यहां पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इधर के तरफ जा रहा है। तो जब ये जाता है तो यहां पर देखिए ये जा रहा है इधर के तरफ, तो इधर के तरफ जाएगा तो इसकी एक एवरेज स्पीड होगी या तो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि चलेगा यहां से यहां तक तो डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा। तो यहां से यहां तक विस्थापित होने में या तो कोई भी दो बिंदु इसके बीच ले लेंगे और उसको डिस्प्लेस होने में जितना टाइम टेकन होगी उसके हिसाब से क्या करोगे, एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे, तो उसको औसत वेग बोलेंगे या तो औसत चाल। देखिए तो वो जो होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या है, तो बोलना है कि जब किसी चालक तार के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मोशन करने लगता है, तो उसकी जो औसत वेग होती है उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये क्यों हुआ ऐसा, तो यहां पर होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई विद्युत क्षेत्र उसके कारण होता है। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से जो इसकी वैल्यू आएगी इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की चुंबकशीलता। यानी इलेक्ट्रॉन की चुंबकशीलता बराबर अनुगमन वेग का परिमाण बटे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। यानी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, यहां पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी चुंबक मतलब इलेक्ट्रॉन की विद्युतशीलता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए सिचुएशन क्या है, देखिए थोड़ा सा। अब होता क्या है कि जब जो है से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ठीक है, वो कैसे कैसे फ्लो करता है इसकी जानकारी देते हैं। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। तो कंडक्टर क्या है, एटम 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 से बना, और हर एटम में क्या है, प्लस है और माइनस है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहां पर सोचिए कि ये क्या है, ये देखिए पॉजिटिव पोल है बैटरी का, और ये क्या है, नेगेटिव पोल है बैटरी का। तो यहां पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ ये प्लस से माइनस के तरफ इधर। तो ये तो पक्का पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर जो फोर्स लगेगा, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो एटम बाई एटम करता है। जब जो है से किसी चालक तार के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है,
मतलब एटम बाई एटम फ्लो करता है, डायरेक्ट नहीं कि रास्ता कोई नहीं है, इस रास्ते से डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए होता क्या है एक्चुअली, देखिए अब देखिए यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर वाला को खींचा, कौन, बैटरी, पॉजिटिव, पॉजिटिव जो पोल है, देखिए यहां पर इसको खींचा था, तो ये देखिए देखे होंगे रेड हो जाता है। देखिए फिर ये खाली जगह हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो अपन बगल वाला से खींच लिया, फिर ये अपने बगल वाला से खींच लिया, फिर ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे उठ के आ रहा है इसमें, ये जब ये वाला इसको दे दिया तब, फिर देखो आगे देखोगे तो यहां पर देखिएगा, देखिए अब जो है से लास्ट में कहां से चला रहा है, अब ये जो माइनस जो है, ये माइनस जो है, ठीक है, इस माइनस से फिर लास्ट में आने लगता है, इस माइनस से फिर इसमें उठ के आने लगता है। तो देखिए जो रेड रेड बनते जा रहा था इधर भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जब सेल से मतलब बैटरी से चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर आरोपित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एटम बाई एटम जाता है। सबसे स्टार्ट कहां से करता है, तो ये जो प्लस वाला होता है उसके बगल वाला से स्टार्टिंग होती है तुरंत फर्स्ट, ठीक है। तो देखो ये वाला फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से पहुंच जाता है। ओके, तो चलिए यहां पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बतलानी है। देखिए बातें क्या है, सो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं, देखिए तो इसमें विद्युत धारा की बात कर रहा हूं, तो इसमें देखिए विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, या तो Q के जगह पे NE बाई टी देते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, यानी प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा है, जिसकी फार्मूला I बराबर क्यू बाई टी होता है, या तो NE बाई टी होता है। देखिए इसका SI जो मात्रक होती है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1 एम्पियर, इसको क्या लिखेंगे 1 कूलॉम बाई सेकेंड, यानी किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसकी विद्युत धारा को 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसी को बोलते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, या तो किसी चालक तार में जब 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का प्रवाह होगा तो उसकी जो विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगा। यानी कभी कभी पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बताइए प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 माइनस माने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है ये, ठीक है। यानी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है। अब देखिए विद्युत धारा का प्रवाह किसके किसके कारण हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण, या तो इलेक्ट्रॉन के मतलब नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण, कहीं कहीं पर आयन फ्लो करता है, या आयन फ्लो के कारण हो सकता है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये बातें होती है, यानी दैट मीन यहां पे मैंने बता दिया करंट से रिलेटेड ये बातें। अब लौटते हैं हम लोग अपने इस जो है से चैप्टर के सवाल पे कि कैसे कैसे सवाल इस, देखिए फर्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का सब्जेक्टिव टाइप, जिसका नेम यहां देखिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देख रहे होंगे। अनुगमन वेग के पद में ओम का नियम लिखें, यानी एक्सप्रेस ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ओम के नियम को यहां पे लिखना है। तो सबसे पहले ओम का नियम होता क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर सपोज कीजिए ये देखिए एक कंडक्टर है यानी चालक है, ये चालक हो गया तार,
इस चालक तार की मैं लंबाई की बात करूं तो इस चालक तार की लंबाई L है। इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखूं तो A है। ठीक है, अब बगल में भी लिख भी सकते हैं। L क्या है तो यहां पर लेंथ है यानी लंबाई। ओके, A क्या है तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए यहां पे ये दोनों छोर हैं, इन दोनों छोरों के बीच आप यदि विभवांतर आरोपित करते हैं, भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ओके, तो इस केस में देखिए ये यहां पर प्लस हो गया, प्लस छोर बन गया ये, और इधर देखिए ये यहां पर माइनस बन गया। तो विद्युत क्षेत्र यहां पे आरोपित हो गया प्लस से माइनस के साइड में, इस साइड में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जो जिगजैग पाथ पे घूमते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पर ये वाला विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इधर होगा। इसीलिए देखो इधर आ रहा इलेक्ट्रॉन, देखो किधर से, माइनस से प्लस के तरफ, विद्युत धारा इधर जाएगी, प्लस से माइनस के तरफ विद्युत धारा जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे देखो। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लो कर रहा है इधर। अब देखिए फ्लो जब कर रहा है, ठीक है, तो विद्युत धारा आई हो गई। तो ओम का नियम क्या बतलाता है कि चालक तार के छोरों के बीच यदि आप विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर बदलनी नहीं चाहिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा तो क्या किया, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखिए ये आ रहा है, तो इसमें मैं बात करूं, देखिए तो आई वैरिज भी होता है, इसी को भी वैरिज आई लिख दूं तो यही क्या होता है, भी इज इक्वल टू आई आर होता है। यही क्या है, ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। लेकिन इसको हमको किसके टर्म में लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। चलिए ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, वोल्टेज, इसके छोर के बीच का विभवांतर है। तो विभवांतर के लिए सबसे पहले लिख दो, देखो यहां पर होता क्या है, V इज इक्वल टू EL। एक दूसरा देखिए यहां पे क्या, V के जगह पे तो EL ले लाएंगे, विद्युत क्षेत्र इंटू एक जो होगा लेंथ होगा, I है, I का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये क्या है, R है, तो यहां पे R का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, यही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब यहां पर औसत जो वेग होगा, ठीक है, अनुगमन वेग जो होगा इस इलेक्ट्रॉन का जो आ रहा है, तो औसत वेग होगा इसका। ठीक है, तो इसकी जो औसत वेग होती है यहां पे VD, वो ये रेंज में होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। ठीक है, यदि पूछ देगी कि कितना के रेंज में होता है तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। अब देखिए ये हो गया, R इज इक्वल टू
रो इंटू एल बाई ए। ओके, अब देखो यहां पर लाके बैठा दूंगा, कहां पे, ओम के नियम में, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखना, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे क्या लिखोगे, देखिए v के जगह पे EL, देखो यहां से EL, और ये क्या है I के जगह पे किसको पुट करो, इसको, देखो I के जगह पे NEAVD रख दिया मैंने। अब क्या R है, क्योंकि V बराबर IR, तो V के जगह पे I के जगह पे अब R, तो रो इंटू L बाई ए। अब देखिए यहां से L से L ये वाला कैंसिल हो जाएगा, A से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना होगा, E इज इक्वल टू NEVD और इनटू ये रो हो गया। इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी इसको बोलते हैं यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहां पे E इज इक्वल टू NE और ये क्या है VD इंटू रो, इतना ही पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ओम्स का नियम आ गया किसके टर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, या नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहां पर देखिए रो इज इक्वल टू होता है 2m, 2m m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और देखिए ये होता है Ne स्क्वायर बाई टाउ, n क्या है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनमा पास कर रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रॉनमा, तो क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा प्रति एकांक आयतन में, वही क्या है, स्मॉल n है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है प्रति एकांक आयतन में। तो रो की ये फॉर्म, और ये जो टाउ है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसका एक एटम से दूसरे एटम तक जाना होता है, तो एक एटम से दूसरे एटम तक जब जाएगा तो जाने में एक टाइम लगेगा, एक समय लगेगा, उसी समय को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और उसी को हिंदी में श्रांति काल बोलते हैं। वही है टाउ, जो लगा समय है, श्रांति काल है, या तो रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब एक एटम से दूसरे एटम तो होते होते जाता है, तो एक एटम से दूसरे एटम तक जाने में लगा समय है। अब देखिए यहां पे लाके बैठा दूंगा, तो ये हो गया E इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से आ गया NE, और ये आ गया क्या चीज, यहां पे VD, और इनटू क्या आएगा, रो, तो रो के जगह पे 2m बाई Ne स्क्वायर, और ये टाउ लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कर सकते हो, एक n से एक n, एक E से एक E। अब यहां पर देखिए सो E इज इक्वल टू ए आ जाएगा, देखिए 2m बाई E इंटू टाउ, और ये क्या आएगा, VD आएगा। ओम्स लॉ यहां तक लाके छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहां तक ले लाएं, यहां तक ही प्रूफ करें लग, ठीक है। तो ये हो गया ओम्स लॉ से रिलेटेड। आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट, चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें। यानी कोई चालक है जिस चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखना है, ओके। यानी राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब देखिए सपोज मैं कर लूं, देखिए ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर दे दिया गया, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, L है, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। तो यहां पर देखिए R बराबर प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू L बाई ए। R क्या है, इस चालक का, माने ये इतना लंबाई का चालक लिए, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका प्रतिरोध हो गया, और रो क्या है, इसकी रेसिस्टिविटी है, यानी यही क्या है, प्रतिरोधकता है। L क्या है, इसकी लंबाई है। A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पे R इज इक्वल, रो इज इक्वल टू, रो रहने दो, ये इधर आ जाएगा,
इंटू, देखिए ये इसके तरफ आया तो आर ए, एल नीचे चला गया तो ये देखो एक्सप्रेशन हो गया, फार्मूला हो गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, ए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसको रेसिस्टेंस भी लिख दो जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, और ए क्या है तो अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको लिख दोगे इंग्लिश वाले। एल क्या है तो यहां पे एल इज इक्वल टू लेंथ यानी लंबाई, यानी लेंथ। हो गया ऐसा, तो इतना लिख दोगे काम हो जाएगी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, इससे एक्स्ट्रा यदि सवाल पूछ दिया तब, इस सवाल का जवाब इतना ही हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा यदि आपको कुछ सवाल पूछ दिया, सपोज कीजिए कि जो रेसिस्टिविटी है उसको डिफाइन करो, यानी प्रतिरोधकता जो है, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसको डिफाइन करो। चलिए देखिए, तो यहां पे मैं बात करूं, यदि मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर, लेंथ कितना है तो सपोज कर लो 1 मीटर, तो इसको 1 रख दूं, इसको 1 रख दूं, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, क्या यार आएगा, तो सिंपल में बोल सकते हैं 1 मीटर लंबाई के और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ले लूं तो उस चालक तार की जो प्रतिरोध होगी उसी को उसका प्रतिरोधकता बोलेंगे। प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वस्तु के या तो पदार्थ के जो प्रतिरोध होता है उसी को उसकी प्रतिरोधकता बोलते हैं। और ये जो है ना तो उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा, कितना लंबा है उससे कोई मतलब, ये तो 1 मीटर की बात कर रहा है। दूसरा कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ पदार्थ की नेचर पर डिपेंड करता है। पूछा जाएगा कि बताइए किसी पदार्थ की या तो किसी रड की, किसी वायर की जो रेसिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता वो किस पे डिपेंड करता है, क्या उसकी लेंथ पर, तो नहीं। क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो नहीं। किस पे डिपेंड करता है तो उस मटेरियल पे, किस मटेरियल का बना हुआ है यानी उसके पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन यदि प्रतिरोध पूछ देगा तब प्रतिरोध लंबाई पे भी, जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे जितना, देखो जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। और क्या रेसिस्टिविटी पे, रेसिस्टिविटी किस पे, मटेरियल पे, यानी ये सब पे, लेंथ पे भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी और मटेरियल के नेचर पर भी, ये तीनों पे डिपेंड करता है। हो गया ये, तो ये हो गया यहां पर। लेकिन इसका जवाब सिर्फ इतना ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा बता दिया। चलिए ठीक है, जब रेसिस्टिविटी का कोई डिफिनीशन पूछे यदि एग्जाम में पूछ दे तब। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पे है दो प्रतिरोध का अनुपात 3:4 है, यानी दो प्रतिरोध है, अनुपात उसका 3:4 है, जो समांतर क्रम में है। इनमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालें, इसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालें। यानी देखिए, टू रेसिस्टेंस रेशियो इज 3:4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन देम। यानी देखिए यहां पे रेसिस्टेंस की जो रेशियो दे रखा है वो R1/R2 है, जो कितना है 3/4 है, यही गिवन वैल्यू है। लेकिन दोनों को क्या करनी है, समांतर में जोड़नी है, तब उसमें उत्पन्न ऊष्मा की बात करेंगे। देखिए एक वायर ले लो, इसका रेसिस्टेंस R1 है जो फर्स्ट वाला है, एक वायर और ले लो, इसका रेसिस्टेंस R2 है जो सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, जो क्या हो गया ये सेकेंड वाला। अब यहां से दोनों के बीच एक सेल कनेक्ट कर दो, ये मैंने सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब सेल कनेक्ट कर दिया तो
इसकी वोल्टेज क्या है V। ओके, अब इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2, जा रहा है ऐसा। इसमें हीट डेवलप करेगा, इसमें हीट डेवलप करेगा H1, ठीक है, और इसमें जो हीट डेवलप करेगा वो करेगा H2। लेकिन दोनों क्या है, सेम वोल्टेज पर हीट डेवलप करेगा। यहां पर हीट एनर्जी की फॉर्मूला होती है जूल्स लॉ से, I² RT। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। H बराबर I² RT। तो देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, हीट निकालने के लिए करंट चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो दोनों के लिए तो सेम प्रोसेस है, जितना देर तक सेल कनेक्ट रखेंगे तो दोनों के लिए कनेक्ट रहेगा, सेल को डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ड्यूरेशन जो होगा दोनों के लिए कॉमन होगा, वोल्टेज दोनों क्या है, कॉमन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट दोनों में अलग अलग जाएगी। सबसे पहले करंट निकाल लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो करंट क्या होगा, I1 जो V/R1 होगा एक, दूसरा में I2 होगा जो V/R2 होगा। अब हीट पे आते हैं, तो एक में हीट H1 होगा जो I1² R1 × T होगा। तो देखिए I1² यानी V² R1² × R1 × T। तो यहां पे इज इक्वल टू लिख दूंगा, R1 कैंसिल हो जाएगा तो V² T और बाई क्या होगा, यहां पे R1 होगा। ओके, अब मैं H2 की बात करूं तो H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, I2² R2 × T हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए I2² यानी I2 तो V² R2² × R2 × T। तो R2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको इज इक्वल टू V² T R2। ओके, अब देखो क्या निकालनी है, रेशियो की बात हुई है। तो यहां पे H1/H2, तो V², देखो H1 की वैल्यू है क्या, क्या फाइंड कर चुके हैं, V² T/R1। तो V² T/R1 बाई, देखिए H2 की वैल्यू पुट करो तो ये क्या होगा, V² T/R2 होगा ऐसा। अब देखो इसको कैंसिल करो तो V² T से T, तो 1/R1 1/R2, तो इसको R2 ऊपर लेके चले जाइए और R1 नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहां से H1/H2 इज इक्वल टू कीजिए, देखो H1 जो H2 है वो R2/R1 आ गया, लेकिन R1/R2 3/4 है तो उल्टा वहां रखाएगा ना, R2/R1 है। तो यहां पर देखिए 3/4 तो उल्टा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा, यानी यहां पे 4/3 आएगा। दैट्स ऑल, रेशियो निकल गया, देख सकते हैं इस तरीके से। देखो अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे आता है जिसकी वैल्यू है, यहां पर देखिए दिए गए परिपथ में धारा I का मान कितना है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इन द गिवन सर्किट देख रहे हैं। यहां पे ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये देखिए जंक्शन पॉइंट है, संधि बिंदु है। तो देखिए होता क्या है, किरचॉफ जी के फर्स्ट नियम से, किरचॉफ जी के प्रथम नियम से, इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं। तो होता क्या है, इस पर करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। करंट का अलजेब्रिक सम 0 कहने का मतलब बीजगणितीय योग 0 होता है। तो बीजगणितीय योग को निकालने के लिए यहां पर करना क्या पड़ता है, जो आने वाली है उसको प्लस मान लो, जो जाने वाली है उसको माइनस मान लो, ठीक है, और सबको जोड़ करके क्या करो, 0 बना दो।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ किसका, किरचॉफ जी का। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो रूल क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन अब रूल लगाएंगे, आने वाला और जाने वाला दो केस है यहां पे, इनकमिंग और आउटगोइंग है, ठीक है, और दोनों को अलजेब्रिक सम 0 करना है। या नहीं तो ऐसे भी ये रूल है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। चलिए एक ही रूल से चले। देखिए अलजेब्रिक सम को 0 करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लीजिए, इस वायर में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है कि आ रहा है, यह देखना है। तो इस पॉइंट से बाहरे जा रहा है, जाने वाला को माइनस, यानी -3 कर दिए। अब देखिए इसके पास आइए, क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस, आने वाला को प्लस। फिर ये क्या हो रहा है, इस पे आ जाइए, जा रहा है, तो ऐड करना है, लेकिन नेचर उसका कैसा लेना है, नेगेटिव ले लिए। चलिए ये भी क्या हो रहा है, जा रहा है, तो नेचर कैसा लेना है, नेगेटिव, और ऐड करना है। अब बच गया कौन, इसके पास आ जाइए, क्या हो रहा है, इस बिंदु पे आ रहा है, तो आ रहा है तो प्लस कीजिए, पॉजिटिव ही लीजिए उसको, और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से सजाइए, -3 +7 -5, ठीक है, -i +2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 7 और 2 दोनों प्लस में है, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 -3, और ये क्या है, यहां पर -5 है, तो -8 -i इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 8 तो 1, -i तो उधर चला जाएगा i, ठीक है। तो i इज इक्वल टू सिंपल वैल्यू आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। ये कितना आ गया यहां पर, तो इसकी मैं बात करूं तो यहां पे आ गया, देखिए 1 एम्पियर आ गया, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कैसे सोल्व हुआ वो देख लिए आप लोग। तो ऐसे सवालों को इस तरह से सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, किरचॉफ के नियम को लिखें, यानी किरचॉफ जी के नियम को लिखना है। फिर क्या है, किरचॉफ के नियम का उपयोग कर एक व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। यानी इंग्लिश में इसको जरा देख लिया जाए, राइट किरचॉफ्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। यानी यहां पे सवाल जो बोल रहा है ये है कि आपको किरचॉफ के नियम को लिखना है, यानी स्टेटमेंट उसका लिखना है। एक दूसरा, किरचॉफ जी का जो सेकेंड मतलब किरचॉफ जी का जो लॉ है उसको यूज कीजिए, और यूज करके, ठीक है, क्या करिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला होती है उसको निकालिए। जरा एक नजर डालते हैं इस पे, किरचॉफ जी का जो नियम है वो किसके लिए है। तो किरचॉफ जी का जो नियम है वो विद्युत धारा से संबंधित है, और विद्युत धारा जो सर्किट में प्रवाहित होती है उसके लिए है। वो दो चीज को बताइए, एक जो आके मिलता है किसी पॉइंट पे जिसको बोलते हैं जंक्शन बिंदु, और एक जो कलोइड सर्किट बनता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके लिए दिए। यानी एक जंक्शन रूल दिए और दूसरा कलोइड सर्किट का रूल दिए जिसको कलोइड लूप वाला रूल बोलते हैं, और एक जंक्शन वाला यानी संधि और संधि बिंदु पर, यानी जंक्शन लॉ यानी संधि नियम, संधि का नियम, और दूसरा बंदपास का नियम। एक में होता है विद्युत धारा का अलजेब्रिक सम 0 और दूसरा में होता है वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0। ओके, तो देखिए यहां पे लाते हैं फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ है, यानी संधि का नियम है, यानी संधि बिंदु पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये प्रथम नियम है, या तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0। ठीक,
यानी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर जो संधि बिंदु बनता है उस पर बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम क्या होता है, शून्य होता है। सपोज कर लीजिए, देखिए यहां पे मैं बात करूं, ये संधि बिंदु है, ठीक है। तो संधि बिंदु है तो यहां से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2 और एक तार इधर है जिससे निकल रहा है कितना, I3। तो इनके अनुसार क्या होता है, सो देखिए सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे जितना करंट इनकमिंग होती है उतना करंट आउटगोइंग होती है। यानी यहां पर ऐसे बोल सकते हो, इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग। हो गया, आउटगोइंग। इनकमिंग क्या है, तो I1 प्लस I2 और सॉरी इनकमिंग, और आउटगोइंग कितना है I3, तो I3 इधर लेकर आ जाइए, तो I1 प्लस I2 और ये माइनस में जाएगा इधर, तो माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हो, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। ये हो गया, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होती है, सो देखिए ये जो कंडीशन बताया गया जिसमें क्या है, विद्युत धारा के पास सब क्या है, परिमाण भी है, दिशा भी है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगी। लेकिन जब इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीजगणितीय विधि से करते हैं, इसलिए इसको बोला गया स्केलर, इसलिए ये अदिश राशि है। अब देखिए दूसरी बात, यहां पे ये जो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो जंक्शन लॉ है, संधि का नियम है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण, ठीक है, आवेश का संरक्षण पे पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज आएगा पर यूनिट टाइम में उतना चार्ज यहां से चला भी जाएगा। करंट का मतलब वही हुआ, पर यूनिट टाइम में आने वाली चार्ज, पर यूनिट टाइम में जाने वाली चार्ज, इसलिए कंजर्वेशन पे डिपेंड है, चार्ज के कंजर्वेशन पे यानी आवेश के संरक्षण पे। ये प्रथम नियम हो गया। प्रथम जो नियम है वो आप ओपन सर्किट में भी लगा सकते हैं और कॉलोइड सर्किट में भी लगा सकते हैं। क्या समझा, ये जो नियम है वो कॉलोइड सर्किट में भी लगा सकते हैं और ओपन सर्किट में भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा नियम है, देखिए लूप लॉ, यानी बंद पास का नियम। ये आ गया बंद पास का नियम। बंद पास मतलब कॉलोइड सर्किट। जैसे देखिए यहां पे मैं बात करूं, ये देखो एक रेसिस्टर ले लिया मैंने और यहां पे सर्किट बना दिया एक सेल लगाकर जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है। अब सेल से जैसे ही जोड़ा तो करंट जाने लगा, कब, जब जो है क्लोज किया तब, ऐसे नहीं जा रहा था, क्लोज किया तब। तो इसको यहां पर आई जो होगी, क्या आई इज इक्वल टू ई बाई आर लिखूंगा, ऐसा नो, हाँ लिखूंगा आई इज इक्वल टू ई बाई आर। चलिए ये तो कॉलोइड सर्किट में विद्युत धारा पर का प्रवाह हो गया, इसकी बात की। आते हैं, लौटते हैं इसके नियम पे। किसी बंद परिपथ में वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है, बीजगणितीय यहां पर योग होगा। देखो, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन कॉलोइड सर्किट इज 0, यानी यहां पर बीजगणितीय योग शून्य हो गया, यही है। यानी देखिए यहां पर सर्किट में यदि सेल है तो सेल का ईएमएफ होगा वोल्टेज के रूप में। दूसरा, यदि सेल में सर्किट में प्रतिरोध है तो वोल्टेज IR होगा। यदि सर्किट में कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज Q बाई C। देखिए यही हो गया नियम।
लेकिन इसको देखिए, इस सर्किट में, छोटा सा सर्किट में दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, सो देखिए, I इज इक्वल टू क्या हुआ, E बाई आर हुआ। तो क्या E इज इक्वल टू आई आर होगा या नहीं होगा, तो होगा। अब देखिए यहां से E अब प्लस है तो इधर लेकर इधर ले आइए, माइनस में आएगा, ऐड कीजिए, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब देखिए यहां पर होता क्या है, E प्लस माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, यानी सेल का ईएमएफ प्लस क्या ले रहे हैं, इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, दोनों को जोड़ करके 0। अब कहिएगा यहां पे माइनस आ गया, माइनस आने का रूल है, देखिए एक सर्किट में हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए क्या होती है, सो देखिए, यदि एक सर्किट में साइन कन्वेंशन यदि क्लॉकवाइज लगा दिया तो उसमें जितने भी उसका जैसे रेसिस्टेंस है, सेल है, तो सबके लिए क्लॉकवाइज घुमाना है साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो इसमें किधर से किधर लिया, ये माइनस से प्लस के तरफ। तो देखिए ध्यान देना, जिधर जाओगे उधर ही सिंबल लेना, उसी के तरफ का। तो इधर माइनस से, देखो ये माइनस से प्लस के तरफ लिए, तो यहां पर जो वोल्टेज इस सर्किट की बात करेंगे वो प्लस ई लेंगे। अब देखो यहां पे ये सेल प्लस है तो ये तो प्लस होगा, और ई वाला क्या होगा, माइनस होगा। देखो ये वाला पॉइंट, तो इसके अक्रॉस बात करेंगे तो इसका जो वोल्टेज लेंगे वो कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस के तरफ गए हैं। और सबको रिप्रेजेंट करके जोड़ दो, तो प्लस ई माइनस भी इज इक्वल टू 0, तो प्लस ई, और यहां देखो माइनस भी मतलब आई आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये रूल है साइन कन्वेंशन के लिए, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए ये किस पे बेस्ड है, तो बंद पास का जो नियम बेस्ड है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी यहां पे आ गया ऊर्जा का, ठीक है, संरक्षण। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड है, तो बोलना है ऊर्जा के संरक्षण पे डिपेंड है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब बताना है क्या चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज लॉ कब, जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको डिराइव करनी है। किससे डिराइव करनी है, तो यहां पर डिराइव करनी है किरचॉफ जी के नियम को यूज करके। देखिए चलिए, तो सबसे पहले समझ लें कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, यानी यहां पर देखिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन के द्वारा दिया गया अरेंजमेंट है। जिस अरेंजमेंट से क्या किया जाता है, जिसकी रेसिस्टेंस हम लोग नहीं जानते हैं, उसके रेसिस्टेंस को फाइंड करने का एक मेथड है, ठीक है। जिसके लिए क्या होती है, एक अरेंजमेंट बनाने के लिए देखिए यहां पर एक चतुर्भुज का शेप दिया गया, जिसमें से यहां पर देखिए एक रेसिस्टर ए हो गया, दूसरा रेसिस्टर ए हो गया, तीसरा रेसिस्टर ए हो गया, और ये चौथा रेसिस्टर हो गया। बना दिए, नाम दे देते हैं, इसका नेम पी क्यू, और ये देखो यहां से आर एस है। चारों का नाम दे दिए, जिसमें से 3 गो नोन रहेगा, 3 गो का रेसिस्टेंस जानते हैं, और एक का रेसिस्टेंस नहीं जानते हैं, जिसका निकालना रहता है। उसके लिए ये मेथड अप्लाई होती है, ब्रिज रूल, सेतु रूल अप्लाई करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जी का। अब देखिए, देख रहे होंगे कि जो ये चतुर्भुज बना, यहां पर नाम दे देता हूं, ए बी सी और ये है डी, दे दिए। इसमें अब बताइए कि कितने डायगोनल है, तो बोलिएगा 2 डायगोनल है।
वो दो डायगोनल कौन कौन सा है? एक देखिए, यदि बी डी लेंगे और एक ए सी लेंगे, यही दो डायगोनल है, तो एक डायगोनल में क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है बैलेंस को दिखलाने के लिए। ठीक है, अरे बैलेंस दिखाने के लिए, संतुलन दिखाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। चलिए यहां से लाइए और इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक में लगा दिए। दूसरा जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, उसके अक्रॉस सोर्स लगाना है जो वोल्टेज प्रोवाइड करे, जिससे करंट मिले इस सर्किट में। देखिए यहां पे मैंने सेल लगा दिया, ओके, और यहां पे सेल का कुछ भी अपना वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा, दे दिया मैंने। अब देखिए इस तरीके से यहां से करंट चला, कितना करंट जा रहा है, आई। तो देखिए सेल का रूल है, जितना पॉजिटिव प्लेट से करंट भेजेगा उतना नेगेटिव प्लेट से अपना करंट को लौटा लेगा। ठीक है, उतना करंट को वो क्या करेगा, तो यहां पे लौटा लेगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे जाएगा तो क्या ये जंक्शन लॉ को फॉलो करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि दो रास्ते में बंटवारा हो रही है, तो आने वाली करंट दो रास्ते में बट जाएगी। इधर जो जाएगी इसको मान लो I1, ठीक है, इधर जो जाएगी इसको मान लो I2। ओके, ऐसा दे दिया गया। या नहीं तो यहां पे थोड़ा सा समझ लें, इसको ऐसे दे सकते हो, इधर गया I1 तो इधर जाएगा I माइनस I1, I माइनस I1 जाएगा। क्यों? क्योंकि आया I, चल गया I1, तो इधर के लिए कितना बचेगा, I माइनस I1। अब देखो इसको जाना है इस पॉइंट पे और इसको जाना है इस पॉइंट पे, फिर वहां पर दो रास्ता। चलिए I1 आया, तो सपोज कर लीजिए कि जो I1 आया यहां पे, तो ये गैल्वेनोमीटर के तरफ चला गया IG, और तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा, देखो I1 आया, IG चला गया, तो I1 माइनस IG होगा ऐसा। अब देखिए इधर से IG आया, इधर से I माइनस I1 आया, तो दोनों जब मिलेगा तो कितना बनाएगा, क्योंकि इनकमिंग हो रहा है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो आने वाले दोनों जुड़ जाएंगे, I माइनस I1 और प्लस IG। फिर यहां पर इधर वाले और इधर वाले सब आएंगे, देखो तो जुड़ेगा, तो IG IG 0, I1 I1 0 बना लेगा, सिर्फ I बचेगा। ये हो गया अरेंजमेंट, और करंट इसमें इस तरीके से जाते हैं। तो इसमें कितने लूप बन रहा है, जंक्शन लॉ तो यूज कर लिए, अब लूप लॉ यूज कीजिए। लूप लॉ कितना बन रहा है, लूप कितना बन रहा है, 1 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन कन्वेंशन लगाना जरूरी है। जैसे देखिए एक लूप में जो भी लगाइएगा एक ही चीज लगाइएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक लूप में खास करके। दूसरा लूप में चाहोगे तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, फिर जो भी लगाओ, लेकिन एक लूप में एक ही चीज लगाना। जैसे सपोज दैट मैंने क्लॉकवाइज लिया, तो किधर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी किधर जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, यानी करंट की दिशा में जाओगे तो नेगेटिव लेना होगा। साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे, नेगेटिव, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो लोगे पी के अक्रॉस वो नेगेटिव लोगे। देखो क्लॉकवाइज लिया तो फिर इसको भी तो ऐसे घुमाओगे, तो ये क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो कैसा लोगे, नेगेटिव। इसका भी वोल्टेज कैसा लोगे, नेगेटिव। इसके पास आ जाइए, इसको घुमा दीजिए ऐसे। अब क्या कर रहे हो, करंट इधर है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो माइनस से प्लस जा रहे हो। और क्या बोले हैं, जिधर जाओगे प्लस की तरफ जाओगे तो प्लस साइन लो, माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस साइन लो। तो यहां पर क्या लोगे, प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस यानी प्लस की तरफ जा रहे हो। दैट मीन्स सॉल्व। ठीक है, अब इस लूप की बात करते हैं। उसी तरीके से इस लूप में चलोगे, इस लूप में भी जो मर्जी है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी लेना है एक लेना है साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन इसलिए जरूरी है कि क्लोइड सर्किट में टोटल वोल्टेज 0 होता है, 0 होता है, इसके लिए।
चलिए इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं, देखिए क्लॉकवाइज किधर जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, इसमें किधर जा रहे हो तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इधर से इधर करंट जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, आ रहे हो माइनस से प्लस, इधर देखिए ऐसे, इसके लिए तो ये भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट इधर तो जा रहे हो ऊपर तो पॉजिटिव, ठीक है। यानी दोनों लूप में मैंने साइन कन्वेंशन अब लगा दिया। चलिए अब लगा दिया तो अब सबसे पहले यूज करो इन लूप ए बी डी ए, इसमें टोटल वोल्टेज क्या कर देना है, 0 कर देना है। ओके, चलो पहली वाली वोल्टेज देखो, इसका वोल्टेज आई आर, तो ये कैसा होगा नेगेटिव, माइनस पी आई वन, इसका वोल्टेज माइनस में तो क्या लिखोगे, देखो जी इंटू आई जी, आई आर के रूप में, देखो ये हो गया। इसके पास आ जाओ तो ये हो गया प्लस, कितना है एस इंटू आई माइनस आई वन, और टोटल वोल्टेज तीनों को जोड़ दो, जोड़ करके क्या लिखना है 0, किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ जी के सेकेंड लॉ यानी लूप लॉ, टोटल वोल्टेज 0 कर दिए। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बस अब आगे लिखते हैं, अब लिखते हैं इन लूप। अब इस लूप नाम क्या है, देखो सी बी, तो बी सी डी बी ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी डी बी, इसमें भी क्या होगा टोटल वोल्टेज 0 होगा, इसमें भी यहां पर टोटल वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वोल्टेज जब 0 होगा तो लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज 0, ठीक है। देखिए पहले इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा इसका वोल्टेज, तो क्या लिखोगे Q इंटू आई वन माइनस आई जी, इसको लिखो तो प्लस में लिखाएगा, क्या लिखाएगा R इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ठीक है। अब इसके पास आ जाओ, प्लस क्या लिखोगे तो G इंटू आई जी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यानी दोनों लूप यूज कर लिए, दोनों लूप में, इसमें भी फर्स्ट लूप में टोटल वोल्टेज 0, सेकेंड लूप में टोटल वोल्टेज 0 कर दिया गया। इसके इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आता हूं तो यहां पर यह बात करनी है, बैलेंस की बात करनी है। तो बैलेंस जब बात करोगे तो बैलेंस का मतलब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब इसमें करंट 0 होगा। तो इसका करंट 0 होने का राज क्या है, तो इसका और इसका वोल्टेज आपस में बराबर होगी, यानी VB और VD आपस में बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पे संतुलन के लिए, यानी फॉर बैलेंस्ड, तो क्या होगा IG जो होगी वो 0 होगी। तो कब 0 होगी, तो जब VB बराबर VD होगा। ओके, देख लो यहां पे IG 0 कब होगा, जब VB बराबर VD होगा, और जिस समय IG 0 होगा उसी समय बैलेंस्ड सर्किट माना जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे IG 0 किए तो अब यहां पर IG 0 तो क्या होगा बोलो, माइनस पी आई वन, और ये क्या होगा प्लस S इंटू आई माइनस आई वन। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस पी आई वन प्लस S इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0,
क्योंकि यहां पर जैसी आई जी 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ ये दोनों अब बच रहा है। माइनस पी आई वन प्लस एस आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। क्या इसी को, ये देखो ये माइनस में है तो उस साइड चला जाएगा प्लस में, क्या पी आई वन इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन लिख सकता हूं? ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। हो गया। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। यहां पर देखो इसमें आई जी 0 कर दो तो माइनस क्यू आई वन बचेगा, इसमें आई जी 0 कर दो, इसमें आई जी 0 कर दो, तो यहां से ये टर्म बचेगा कितना, देखो माइनस क्यू आई वन। देखो ये होगा यहां पे माइनस क्यू आई वन। ओके, अब देखो यहां से प्लस आर आई माइनस आई वन, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहां से बचेगा प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। ये माइनस में वो साइड ले जाएंगे प्लस में, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो इसको लिखोगे क्यू आई वन इज इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई वन, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। हो गए। अब देखो यहां से 3/4 कर दो, फ्रॉम 3/, ये मैंने 4 कर दिया, तो 3/, जब 4 किया तो पी आई वन बाई क्यू आई वन, पी आई वन बाई क्यू आई वन इज इक्वल टू यहां से एस इंटू आई माइनस आई वन बाई आर इंटू आई माइनस आई वन। देखो तो यहां से जो कैंसिल होने वाला है, आई वन कैंसिल, ए और ये कैंसिल, सो पी बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाई आर। यही क्या है फॉर्मूला है, मतलब पी बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाई आर। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि इसका वोल्टेज इक्वल होगा, यानी इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा, या नहीं तो इसका रेशियो इसका रेशियो के बराबर होगा। यानी दो जो आसन भुजा होगी, जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, उन दोनों का जो रेशियो होगा रेसिस्टेंस वाला, वो आपस में बराबर होगा। देखो P बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाई आर, या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं एस को इधर क्यू को उधर, तो P बाई एस यानी Q बाई आर। P बाई क्यू, देखो P और Q ये वाला ये दोनों आसन भुजा है क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट है, और एस और आर दोनों एक ही कॉमन पॉइंट वाला है, यानी ये दोनों आसन भुजा है, या नहीं तो ये दोनों, देखो ये दोनों आसन भुजा है और ये दोनों आसन भुजा है, तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। और ये दोनों आसन भुजा लेंगे तो इन दोनों आसन भुजा के यानी एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर आएगा। यही है यहां पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टोरी, यही फार्मूला निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आता है इसमें, अबर विभव मापी का उपयोग कर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें, यानी फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या होता है ये समझ लें। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कर सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, सर्किट में कोई दो पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज निकाल सकते हो, या तो किसी सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होती है, आंतरिक प्रतिरोध होती है, उसको निकाल सकते हो। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियोमीटर के वायर के लेंथ पे यानी विभव मापी के लंबाई पर निर्भर करता है। जितना लंबाई ज्यादा होगा उतना इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जितना इसका मतलब सुग्राहिता ज्यादा होगा, जितना लेंथ कम रखेंगे उतना कम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने की बात करने वाले हैं।
तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। देखिए पोटेंशियोमीटर की बेसिक कंसेप्ट, ये देखो यहां पे सेल हुआ लगा हुआ है जिसका ईएमएफ ई है। ये देखो यहां पे रियोस्टेट है जिससे सर्किट की वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। सॉरी, वोल्टेज नहीं, रेसिस्टेंस। अब देखिए ये वायर है यहां पे, जिस वायर का नाम है एबी वायर, जो मैग्नीन वायर है जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, है ना। यानी विभव मापी की तार की लंबाई हो गया ये भी। यही लंबाई जितना ज्यादा होगा सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, याद रखें। लंबाई को बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ेगा। किसका लंबाई? इस वायर की लंबाई। सेंसिटिविटी को घटाएंगे तो लंबाई सेंसिटिविटी घटेगा। कब? जब लंबाई घटेगा। ये हो गया। तो यहां से करंट आ रही है आई, करंट आ रही है आई। अब देखो होता क्या है एक्चुअली, यहां पर देखो, यहां पर सेल का मुझे ईएमएफ रेसिस्टेंस निकालनी है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसका अरेंजमेंट बनाओ। देखो सेल का ईएमएफ निकालनी है जो ए है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर वाला हो गया। इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दो इस तरीके से, और यहां पे स्विच लगा दो, देखो के, और इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दो। और यहां पर देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा दो और इसको अभी यहां पर रखो ऐसे अटैचमेंट। ठीक कर दिया, अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर क्या करनी है, सिचुएशन समझना है। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट। अब देखो यहां से स्विच ओपन रखना है, यानी यहां पर देखिए कंडीशन नंबर 1 के कैसा है, ओपन है। के है क्या, स्विच है, स्विच ओपन है। तो ओपन है तो इस रेसिस्टेंस को इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहां से करंट आ रही है तो इसको, ये जो जॉकी है इसको आगे पीछे खिसकाना है और उस पॉइंट पे रोक देना है जहां पे डिफ्लेक्शन ये नहीं दे, डिफ्लेक्शन नहीं बतावे। ठीक है, तो आगे पीछे खिसकाएं। एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पॉइंट को J1 से रिप्रेजेंट कर दिए। यहां से इसकी लंबाई देखा गया कि कहां पर बैलेंस किया है, तो L1 पर बैलेंस किया है। यानी A और J1 के बीच जो वोल्टेज होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इसीलिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 बता रहा है, क्योंकि सेल का करंट पास नहीं हो रहा है इससे, गैल्वेनोमीटर से। और तभी नहीं होता है जब सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, उसके ईएमएफ के बराबर होगा, तो सर्किट में वो करंट भेजने लायक नहीं रहेगा। कौन? सेल। यानी इस सर्किट में करंट भेजने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ईएमएफ के बराबर इसका वोल्टेज हो चुका है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है जिससे अटैच किया गया है। तो इसलिए यहां पर ये होगा VAJ J1 इज इक्वल टू EMF E। तो VAJ जो होगा वो अभी क्या होगा, KL1। यहां पर K क्या है, ये जो K है वो नहीं है, ये K स्विच का रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर K का मतलब होता है इस AB वायर के पर यूनिट लेंथ का वोल्टेज। यानी यहां पे लिख दूंगा, ये हो गया। यानी सो E इज इक्वल टू KL1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यानी K जो है वो क्या है, यहां पे AB वायर का विभव प्रवणता। ठीक है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया ये। यानी AB वायर के पर यूनिट लेंथ का वोल्टेज है ये। तो कितना लेंथ पर बैलेंस किया, L1 पे, तो KL1 हो गया कि नहीं। तो ये इक्वेशन अभी फर्स्ट लगा दी, अभी कंडीशन फर्स्ट की स्टोरी हो गई। अब देखो स्विच K को हम लोग क्या करेंगे, तो क्लोज्ड कर देंगे। तो जैसे क्लोज्ड कर देंगे तो ये भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो अब जो होगा यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो वोल्टेज होगी उसका बैलेंस मिलेगा, उसको संतुलन करेगा, यानी इसका वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन ले लें, कंडीशन नंबर सेकेंड, यानी के क्या हो गया, अब क्लोज्ड हो गया, यानी स्विच को क्या कर दिए, अब क्लोज्ड कर दिए। जैसे स्विच को क्लोज्ड करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है से करंट इसी सर्किट में इतना ही भेजने लगेगा, उधर नहीं भेजेगा, तो उसको आगे पीछे देखिए फिर बैलेंस करना है, आगे पीछे इसको खिसकाएंगे तो देखिए ये जो होगा, अगर यहाँ पर बैलेंस किया J2 पर और ये जो अवर लेंथ बैलेंस किया वो बैलेंस किया L2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज जो होगी इन दोनों पॉइंट के बीच के वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसका नाम दे दो M और इसका यहाँ पर नाम दे दो N, तो Mn। तो देखिए ये जो सेल है इतने भर में करंट घुमाया, उधर जान ही नहीं दिया, तो इसमें करंट जो गया वो I डैश गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I डैश निकाल लीजिए, तो I डैश बराबर E बाई R प्लस R होगा। देखो इस सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा, EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और इसका देखो MN के बिटवीन वोल्टेज, तो IR होगा, I डैश इंटू R होगा। देखिए तो I निकाल लिए, अब VMN हो जाएगा, जो क्या होगा I डैश R होगा, यानी ER बाई R प्लस R हो जाएगा। अब देखिए ये जो है VMN है जो किसके बैलेंस कर रहा है, कहाँ पे इसका बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, J2 पे, यानी इस वायर में कितना वोल्टेज लेना है, A से लेके J2 के बीच कितना लेंथ का, L2 लेंथ का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA J2 के बराबर होगा, तो VMN कितना होगा, ER बाई R प्लस R इज इक्वल टू ये क्या होगा, KL2 होगा, KL2 हो गया। इसको क्या मान लोगे, इक्वेशन सेकेंड मान लोगे, मैंने सेकेंड मान लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ देख रहे होगे आप लोग कि ये जो है E इज इक्वल टू KL1 है, ठीक है, KL1 है, और यहाँ पर क्या आया ER बाई R प्लस R, और यहाँ से KL2 है, ठीक है। तो इसको सेकेंड नहीं मान करके ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो 1 का इक्वेशन का वैल्यू रखने पर। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, E है और R है। E का वैल्यू फर्स्ट में क्या मिला है, देखो तो KL1 मिला है, तो यहाँ से ला के रखेंगे तो ये रखा गया KL1 और बाई देखो KL1 E का वैल्यू और R तो रहेगा इसे, इसके बाद R प्लस R होगा इज इक्वल टू KL2 होगा, KL2। अब इसमें जरा सोचें कि ये जो देख रहे हो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, हो गया ऐसा, इसको इधर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा RL1 इज इक्वल टू ये आएगा R प्लस R और इंटू L2 आएगा। अब देखो RL1 रहने दो इज इक्वल टू RL2 प्लस RL2, हो गया ऐसा। अब देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस वाला साइडे रखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध वाला ये इधर आ जाएगा, तो RL1 माइनस RL2 इज इक्वल टू RL2, होगा ऐसा। अब देखो यहां से R क्या कर लो कॉमन, तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू RL2, क्या होगा ऐसा, होगा। अब R निकालनी है तो L2 को इधर डिवीजन में लाएंगे, तो देखो यहां से क्या करोगे, यहां से करोगे अब स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 और बाई L2, देखिए जरा L2 इधर डिवीजन में आएगा, R इंटू L1 माइनस L2 में डिवीजन में आएगा,
देखो तो एक बार देखो यहां से r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू, ये क्या है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 बाई L2 माइनस L2 कैंसिल, तो ये हो गया। तो ये देखो रिलेशन मिल गया, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का मेथड मिल गया। L1 क्या है, बैलेंस पॉइंट है, कब का, जब जो है से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R को जब क्या करते हैं, उसे करंट फ्लो होने नहीं देते हैं तब। L2 कब का है, जब उसको भी सर्किट में शामिल कर लेते हैं तब का, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग के रिलेशन से इस तरीके से लैब में हम लोग किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब इजाजत मिल चुका है यहां से कि आज इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल थे 12th बोर्ड के लिए, और यहीं पे समाप्त होगी। फिर इसका लेकर आएंगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव चुनकर, जो आप लोगों को बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, और अच्छे तरीके से तैयारी करके आप लोग बोर्ड अच्छे से दे पाएंगे। ओके, थैंक यू।